46 नंबर प्रश्न है, 6 फरवरी का ना है, 6 फरवरी 2023 है ना। चलिए प्रश्न कहता है, बड़ा बड़ा प्रश्न है मैथ का, लेकिन अच्छे से करना है। क्या कैसे करें? मजेदार तरीका से। प्रथम प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक कोष्ठीकरण यह क्या दर्शाता है? बताइए क्या दर्शाता है। नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ने का कोशिश करिए। देखिए एनसीएफ कभी भी योग्यता के बारे में गलत माना है, योग्यता गलत होता है, तो योग्यता वाले ऑप्शन को आप काट दीजिए। बी बोला कि यह प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। बात सही है। हाई स्कूल और प्राथमिक से क्या मतलब है? संवाद है, बातचीत होता है टीचर का? नहीं, तो ये बात सही जा रहा है लगभग। और सी कहा कि स्कूली व्यवस्था के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। अभी हो रहा है नियुक्ति, है ना। अभी फिर भी शहर टाउन में अभी भी खाली है, बहुत सारा सीट वैकेंसी खाली है, तो इसको नहीं मानेंगे। या विद्यालय और कॉलेज में गणित के पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से विभाजन है, तो ये आपका नहीं है। सबसे बेटर आपका उत्तर बी ही होगा। कोष्ठीकरण क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा, कोष्ठीकरण की बात कभी भी करेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा उस ऑप्शन में आएगा प्राथमिक और हाई स्कूल। क्या आएगा? प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के बारे में बात करेगा। जब क्या आएगा? कोष्ठीकरण बोले तो कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करेगा, तो उसमें प्राथमिक विद्यालय और क्या करेगा? हाई स्कूल की बात करेगा। उत्तर आपका चला गया कौन सा? बी पर ना। चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अब भाई मानकीकृत ही नेगेटिव होता है, और मानकीकृत कह रहा है कि कौन सा अच्छा होता है। फर्स्ट बोला कि परीक्षा की व्यक्तिगत निष्ठा उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। गलत बात है, परीक्षा कभी भी संदर्भात्मक नहीं बनाएगा। परीक्षा को केवल कम आबादी पर ही संचालित, केवल यहाँ लगा दिया, गलत हो गया। ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती है, बहुत अधिक वर्ड भी आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये बच्चे की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। मानकीकृत कभी भी, क्वेश्चन ही नेगेटिव है, ठीक है। तो मानकीकृत के बारे में बोला है तो बच्चे की क्षमताओं का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है मानकीकृत, तो ये आपका उत्तर चला जाएगा डी पर। आइए अगले प्रश्न पर। कितना नंबर प्रश्न है? 48। 48 कहता है प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है कि एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। देखिए कैसे किया है बचवा किया है 6 - 3 = 4। क्या सही किया है? नहीं, गलत है। 6 + 4 10 ठीक ठाक किया है। 2 + 7 9 ठीक है। 9 - 7 कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या लिखा है? 3 लिखा है, मतलब इसको घटाव नहीं आ रहा, जोड़ तो ठीक है इसका। क्या तो कह रहा है, उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में किन अवधारणाओं को गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है? बताइए क्या गलती हुआ है बच्चा से? स्थानीय मान ठीक ठाक है, समानुपाती ठीक है। पश्चगामी गिनती करना ये गलत हुआ। पश्चगामी है ना, ये गिनती उससे गलत हुआ है। माइनस वाली बात जो हुआ है वह क्या हुआ है? गलत हुआ है। उत्तर आपका चला गया सी पर। पश्चगामी माने कह रहा है क्या? 10 - 7, 10 में से पिछिलका अंक घटाएंगे, है ना, पश्चगामी हो गया। तो लिख रहा है कितना बच्चा? 2 लिख रहा है ना। क्या सही था नीचे का? 9 में से 7
घटाया क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, तो ये पक्षगामी वाले जो बात है उससे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पक्षगामी दे के फंसा दिया है, ये फंसा दिया है। यहाँ पे लिखना चाहिए घटाव की अवधारणा उसको नहीं आ रहा, अवलोकन और अवकलन की अवधारणा नहीं आ रहा, ये यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये फंसाता है ना सीटेट। अगला प्रश्न है, कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? कम, पूरा आराम से करेंगे क्योंकि बड़ा बड़ा प्रश्न है और एक एक प्रश्न भारी भारी प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे कम प्रासंगिक कौन होगा? गणितीय दक्षता के पृथक संगठकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। अच्छा पहलू को छोड़ दे रहा है, बजाय लगा दे रहा है कि मैंने बिना महत्वपूर्ण पहलू के बजाय उसका एग्जाम लीजिए, बजाय लगा दिया है। हमको कह रहा है क्वेश्चन में सबसे कम लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नेगेटिव, सबसे कम बोले तो क्या नेगेटिव, इसलिए आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। पकड़िएगा, आज बहुत सारा प्रश्न है मैथ का जो काफ़ी हार्ड है, हम बार बार इसको दोहरा रहे हैं क्योंकि आसान नहीं है मैथ का प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल का उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा? गणितीय खेल का क्या सबसे अच्छा उदाहरण होगा? खेल का बताइए। फर्स्ट बोला कि बच्चे को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने के लिए अनुमति दे देना कि तुम खुद से खेलो, हमको मतलब कि परेशान नहीं करो। क्या सही है? हो वो तो गलतियों खेल सकता है ना, तो गलत बात हो गया, टीचर को रहना चाहिए। बी बोला कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों, सामग्रियों का उपयोग करते हुए खेलों को सम्मिलित करना चाहिए। मैंने टीचर का काम है कि कुछ कुछ चीज़ का प्रयोग करके खेल खिलवाइए, बच्चा खूब मजा लेगा, खूब इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। उत्तर आपका कौन गया? बी पर। मतलब ऐसे ऑप्शन मारना है जिसमें बच्चा क्या है, अगल बगल कोई चीज़ का प्रयोग करके खेल रहा हो, वैसा खेल माने जिसमें बच्चा आँख से देखता हो, उसी चीज़ का प्रयोग कर दिए, है ना। कॉपियों का खेल खेलने लगा। नेक्स्ट है 51 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए अनिवार्यता से? 51 का संदर्भ वाला मार दिए देख करके ना। फर्स्ट में नेगेटिव क्या बोला है? जटिल अवधारणा, ये बात गलत है, जटिल वाली बात। बी में क्या है? बहुत सारे प्रश्न, इस प्रकार का वर्ड जो होता है ना, बहुत सारा प्रश्न। अभ्यास भी नेगेटिव, तो बहुत सारा अभ्यास करवाएंगे तो पागल हो जाएगा बच्चा। गणित में संदर्भात्मक समस्या है, ये ठीक है। कलन विधि नेगेटिव होता है, तो मिल गया अच्छा सा ना। अभी हम चेक करेंगे, अभी जैसे प्रश्न 60 प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद 4-5 आदमी आप लोग हैं जो भी है, एक एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, जवाब सही सही आप लोगों को देना है कि आप पकड़ते कैसे हैं, है ना, कैसे प्रश्नों को करते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। आप किसी का भी वीडियो देखिए यूट्यूब पर, तो जब प्रश्न जब करवा रहा हो कोई भी यूट्यूब पर, तो वो प्रश्न वो क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आप पढ़िए उसके प्रश्नों को, आप फटाफट 4 ऑप्शन में पहले का आप जवाब एक ने माइंड में बना के रखिए कि ये ऑप्शन मेरा होना चाहिए, माइंड में बना के रखिए, और तब देखिए कि आपका सही जा रहा है कि नहीं। गलत गया तो आपके माइंड में खटकेगा कि ये हमसे गलत हो गया, अगिल का गलत नहीं करेंगे, अच्छा से करेंगे। ऐसे ही अभी हम चेक करेंगे थोड़ा देर के बाद, पहले एक प्रश्न हो जाए। कितने नंबर प्रश्न पा जाए? 52 नंबर प्रश्न है कि स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पुस्तकों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में कौन से कथन के अर्थ को निरूपित करता है? माने एनसीएफ कौन सा अर्थ को निरूपित करेगा, ये पूछा जा रहा है, और ये शायद कूट है, इसमें 2 ऑप्शन ही सही करना है। बताइए 2 ऑप्शन कौन कौन अच्छा है? कितना नंबर था? 52। फर्स्ट बोला कि शिक्षकों को बच्चे के स्थानीय भाषा में केवल मौखिक, हम तो इसको छुएंगे नहीं। क्यों नहीं छुएंगे?
केवल है। बी बोला कि सभी पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना, तो पाठ्य पुस्तक आपका नेगेटिव होता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक सब में है ना। तो बी में नेगेटिव क्या है? अनुवाद करना। अनुवाद कभी भी अच्छा नहीं होता है। और सभी पाठ्य पुस्तक का अनुवाद करिएगा तो सीखिएगा क्या? पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थी और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। माने जैसा विद्यार्थी वैसा, तो अच्छी बात है भाई। डी बोला कि पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भ आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्रियों को शामिल करना। इसमें संदर्भ भी वर्ड है, काफी मजेदार वर्ड है, बारीकी से दिया हुआ है। उत्तर कौन जाएगा? सी और डी। चलिए अगला प्रश्न आ गया, और ये प्रश्न काफी फंसाता है हर साल। कभी भी इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? दशमलव वाली बात दिखाई दे रहा है, लिखा है ना दशमलव वाला। 1.3 दशमलव का है ना भाई, तो दशमलव की बात किया है तो हम भी भाई दशमलव वाला ऑप्शन मार देंगे क्या? इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। क्या मारिएगा? बी मारेंगे ना। तो हम आप लोगों से जवाब चाहेंगे। तबस्सुम आप बताइए, बी आपका सही जा रहा है, तो ए में कौन सा वर्ड है कि गलत है? लापरवाह वर्ड गलत है। तो नाम तबस्सुम बा बोला का है। सी में बताइए प्रतिभा मैडम, प्रतिभा आप बताइएगा कौन सा वर्ड गलत है? बताइए। कलन विधि है ना, वो भी अलग प्रकार का, तो ये गलत हो गया। डी में आप बताइए क्या हुआ? त्रुटि कर रहा है तो ठीक ठाक है, लेकिन डरा हुआ है, ये डरा हुआ बात नेगेटिव हुआ। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। 54 पढ़ाइए। 54 नंबर प्रश्न है, एक शेष बोले तो शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है, तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त होगा? 54 का बताए उत्तर कौन सा सबसे बेटर होगा। देखिए सबसे बेटर आपका ए नंबर ऑप्शन है। बता देते हैं कैसे। हस्त कौशल सामग्री, कंकड़, गेंद, टोकन, भोज पदार्थ के रूप में भाजियों के रूप में करें, और विभिन्न तरीकों से। बहुत अच्छा बात है इसमें, है ना, बहुत अच्छा वर्ड का प्रयोग किया है। कंकड़, पत्थर, टोकन, कागज, कलम, पेंसिल, ये सब चीज का प्रयोग करके कोई अगर पढ़ा रहा है ना, कोई भी ऑप्शन में मिल गया, कंकड़, पत्थर, कागज, पेंसिल, पत्ता, हथेली, झंडा, माने ऐसा ऑप्शन जो बच्चा देखता हो, वैसा ऑप्शन अगर आ गया कहीं भी, उसको मार के आना है। बी में क्या गलत किया है बताइए, सोनू बता। अलग अलग है, केवल भी बैठा हुआ है। सी में बताइए, आप बताइए मैम क्या होगा? श्याम पट नेगेटिव है, तू बताओ भाई। डी में क्या गलत है? प्रमाणित, क्या वर्ड है गलत है? प्रमाणित वर्ड नेगेटिव है। प्रमाणित, प्रमाणिक, है ना, मानकीकृत, ये सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं, ये सब देखना है। नेक्स्ट प्रश्न, और वैन हीले का है। प्रश्न कहता है कि वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुण धर्म के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं, है ना, गुण धर्म के आधार पर नहीं। क्वेश्चन का है दृश्यकरण, क्वेश्चन में क्या लिखा है? दृश्यकरण माने क्या होता है? देखकर। तो बताइए, अभी देखकर बताइए आंसर। देखने वाला ऑप्शन अभी मारिए। हाँ, दिखावट वाला ऑप्शन मारिए। क्वेश्चन में लिखा है दृश्यकरण, ऑप्शन में भी लिखा है दिखावट, मारिए भाई। ऐसा भाई ऑप्शन दे दिया ना आप लोग के लिए, फ्री में नंबर लाने के लिए दिया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, कहता है कि सुनिएगा ध्यान से।
प्रश्न कहता है कि राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उसका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए सीडीपी जैसे अवसरों को सीपीडी अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। तो सीपीडी का अर्थ क्या है? तो सीपीडी का अर्थ आपको रट लेना होगा। सीपीडी का अर्थ होता है, एक सेकेंड, हाँ, सीपीडी का अर्थ होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सीपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आपका उत्तर चला जाएगा डी पर। अगला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से, कि मूल्यांकन विद्यार्थियों के समान एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उनके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में डैश की सहायता करती है। शिक्षकों का करता है ना। मूल्यांकन किसका सहायता करता है? मूल्यांकन हम करेंगे तो हमको सहायता मिलेगा कि आप कितना पानी में है। ये सहायता हमको मिलेगा कि हम कैसे आपको पढ़ाएं। तो मूल्यांकन किसकी सहायता करता है भाई? शिक्षकों का। अगला प्रश्न है, हाँ, माता पिता से मतलब नहीं है मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अभिभावक वाला ऑप्शन मारे, मूल्यांकन करके यदि आपके अभिभावक को दे दिया जाए बच्चा को, तो कहीं अगर अभिभावक खचरा मिल गया तो कस के थूड़ देगा। आप टीचर है, बोल दिए कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कम नंबर लाया है, और कहीं उसका अभिभावक कहीं पी करके आया, आप बोल दिए कि आपका बच्चा पढ़ने में सही से नहीं है, धक्के थूड़ देगा उसका अभिभावक। तो अभिभावक को बताना नहीं है, ठीक है? जो भी बताना है बच्चों को बताना है। अभिभावक कोई खचरा भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा थोड़ा है कि अभिभावक अच्छा होगा। तो कोई अभिभावक भाई काफ़ी मुडियलो होता है, हो सकता है आप ही को थूड़ दे कि क्या पढ़ाते हैं आप, कि हमारा बच्चा को नहीं आ रहा है, वो खुद नहीं देखेगा। चलिए अगला प्रश्न। एक अभिभावक की बात मैं करता हूँ, एक उदाहरण मैं दूँ अपने स्कूल का। केला जानते हैं? सिंगापुरी केला जानते हैं ना? वो तो हरा होता है। हम लोग शुक्रवार को बंटवाए सिंगापुरी केला, कहीं से पी करके आया, वो बोला कि तू कांच केला काहे बंटवा रहा है? वो सोच रहा था पीला केला चाहिए, पीला, और सिंगापुरिया कहियो पीला होता ही नहीं है, वो तो हरियर में पका रहता है। वो भाई बहुत सारा गाड़ी उड़ी दे के गया, हम लोग चुप थे, हम कि ना ये खसकल है, ऐसे मुंह लगाएंगे पीट देगा। ये सब ध्यान देना है, सब चीज़ अभिभावक को नहीं कहना है। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? भाई प्रतिफल कौन सा नहीं है? 58 नंबर है। देखिए, 50 तक की संख्याओं की पहचानना और लिखना, ये तो ठीक ठाक है। समूहीकरण बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, जोड़ की अवधारणाओं को गुणन तक विस्तारित करना, ये अच्छा बात है। जोड़ के अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, जैसे कि हम जब बचपन में थे, हम अपनी बात बताते हैं, 19 के पारा में हमको खूब ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो 19 दूना 38, 19 या 57, 19 चौका अगर नहीं आया तो 19 को 4 में क्या करते थे? जोड़ दिए भाई। तो इससे बच्चा सीखता है अच्छा तरीका से। तो जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं आ रहा है तो जोड़ देंगे। अब मान लीजिए 19-20 का पहाड़ा आता है आपको, हम आपको कहे कि 23 का पहाड़ा पढ़िए, क्या करिएगा? गुना नहीं आ रहा है आपको तो क्या करिएगा? जोड़बे ना करेंगे भाई, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक, क्या नंबर? क्वेश्चन 58 नंबर फिर से देख लीजिए जरा। प्रतिफल के अंतर्गत ये नहीं आता है कि जोड़ को गुना के रूप में गुना तक विस्तारित करना, ये प्रतिफल के अंतर्गत नहीं आता है। एनसीए बोला है
आप नोट करना चाहेंगे कर लीजिए नोट। कैसे नोट करिएगा, लिखिएगा प्रतिफल नहीं है, आंसर में लिखिएगा जोड़ की अवधारणा को गुना तक विस्तारित करना, प्रतिफल नहीं है। चलिए आगे प्रश्न 59 नंबर है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए, बहुत भारी प्रश्न था आज का मैथ का, एक वृत्त चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया गया। तो जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड़ बोले तो प्रकार का उपयोग यहाँ कर रहे हैं? दृश्य मापिता, इसको कहते हैं दृश्य मापिता कहते हैं। देखिए हम बताते हैं, का भिन्न पढ़ाना है आपको, ठीक है, और एक वृत्त चित्र दे दिए और उसको क्या करना है, रंगना है। तो क्या करिएगा, दृश्य मापिता के अंतर्गत वो आता है अमूर्त, बाकी सारे ऑप्शन पढ़िए। आपको हम वृत्त देइए, ठीक है, अब बोले कि इसको भाई रंगना है, तो बताया जाएगा कि कितना बटा कितना रंगना है, तब ना देखिएगा, तब ना कि कितना बटा कितना रंगना है। तो वही बात लिखा है कि दृश्य मापिता कहेंगे इसको, है ना, इसको देख के पता लगाएंगे, है ना, वृत्त को देख के पता लगाएंगे कि कितना भाग मोड़ा गया। तो देखने को क्या कहते हैं, दृश्य, ठीक है, इसलिए उत्तर आपका बी पर। और अंतिम प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन बताइए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैसे मार दिए भाई, नेगेटिव लिखा हुआ है इसलिए, हाँ नेगेटिव है कि आकृति आयाम को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप आकृति के बारे में जान ही नहीं रहे हैं कि आयत है कि वर्ग है, तो अनुमान कैसे लगाइएगा? हम कहेंगे एक डब्बा, उसका आयतन कितना होगा, तो भाई आप पूछिए कि डब्बा कौन डब्बा किधर है, देखिएगा तब ना। तो देखे बिना आप कोई भी आकृति का अनुमान लगा सकते हैं, डब्बा तो इतना छोटा भी हो सकता है ना। इसलिए आपका उत्तर चला गया डी पर, और आज का सेशन समाप्त हुआ।